नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 23 नवंबर 2022 है। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं, प्रिपरेशन को लेकर कोई डाउट्स हैं, देन यू कैन राइट मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस curiously@gmail.com। वी सपोर्ट मिशन लाइफ। स्ट्रेटेजी टू सेव, द हिंदू का ये आर्टिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इज़न्ट इट? और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो है उसको लॉन्च किया है। और ये इसी चीज़ में अब से पता ही चल गया नाम से ही कि सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए ये स्ट्रेटजी जो है वो रिलीज़ की गई है। हमारे देश में सुसाइड्स के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये स्ट्रेटजी जो है वो 2030 तक 10% सुसाइड्स को कम करने पर काम करने वाली हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें तो आप देखिए, सुसाइड्स जो हैं ये सेकंड लीडिंग कोज हैं। 15 से लेकर 29 ईयर की एज के जो लोग हैं, यंगस्टर्स जो हैं, एज पर WHO, ये WHO का एस्टिमेशन है, उनका आंकड़ा है कि सेकंड लीडिंग कॉज मृत्यु का अगर कोई है तो दैट इज़ सुसाइड। और फीमेल्स की बात करें तो 15 से लेकर 19 ईयर्स के बीच में फीमेल्स जो हैं उनका सेकंड लीडिंग कोज जो है दैट इज़ सुसाइड। इंडिया की बात करें तो हर साल हमारे देश में 1 लाख जितने लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि हमारा समाज जो है, हमारा कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। यहाँ पर लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर मान ले कि 5 लोगों को जानता है तो 5 में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आइडेंटिफाई कर पाए कि एक व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में है, या फिर उसका जो व्यवहार है या फिर उसका जो बिहेवियर है वो बराबर नहीं है, कुछ चल रहा है उसके मन के अंदर। तो ऐसी स्थिति जो है, ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई है? कौन सी ऐसी बिजीनेस है लाइफ की कि हमें ये भी नहीं पता चलता है कि हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं वो इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि वो सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं। और फिर डिप्रेशन जब सीवियर फॉर्म ले लेता है तो सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और फिर एक क्षण ऐसा होता है जब आदमी जो है वो सुसाइड कर लेता है। In the past 3 years, the suicide rate has increased from 10.2 to 11.3% per 1 lakh population। तो ये सुसाइड रेट जो है उसमें भी हमें एक उछाल देखने को मिला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो कहते हैं कि ये आंकड़ा कहता है इसका कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यहाँ पर सुसाइड रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और कॉमन रीजंस जो हैं वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इलनेस हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लव अफेयर्स, बैंक्रप्सी, सब्सटेंस अब्यूज़, डिपेंडेंस, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं। फर्दर, इन अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ केसेस द कोज ऑफ सुसाइड रिमेन्स अननोन। कई बार सुसाइड का कोज जो है वो भी पता नहीं चलता है कि क्यों एक व्यक्ति ने आत्महत्या की। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंडिंग से, सेंसिबिलिटी से, कोऑपरेशन से हम रोक सकते हैं, और हम सब एक दूसरे की सेफ्टी नेट बन सकते हैं, राइट? सेफ्टी नेट का एक एग्जांपल दूं आपको। जब जो सर्कस होता है, सर्कस में जो लोग करतब करते हैं, राइट, यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ पर जाते हैं, वो अपना परफॉर्मेंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि नीचे एक सेफ्टी नेट है। अगर उनका हाथ फिसल भी गया और वो गिर भी गए तो वो मर नहीं जाएंगे। सेम थिंग वी नीड टू क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ सेफ्टी नेट विथ आवर रिलेशंस एज वेल, कि जो भी लोग हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, फैमिली मेम्बर्स हों, हम सबको एक दूसरे के लिए सेफ्टी नेट बनना पड़ेगा। वरना इस प्रकार के केसेस जो हैं उनको कोई, ऑफकोर्स नेशनल स्ट्रेटजीज और ये सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत तब पड़ती है तब जब फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं रहता है, तभी जाकर सरकार को इसमें इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो वी नीड टू डू दिस थिंग, राइट? अपने लेवल पर हम ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं। ये एक और चीज़ जो है, मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक करिकुलम होना चाहिए। तो इस पर एक डिस्कशन होनी चाहिए, एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये वाला टॉपिक जो है, क्योंकि आप सब यंग हैं और अभी ज़िंदगी, वैसे देखा जाए तो शुरुआत ही हुई है ज़िंदगी के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं जीवन के।
तो कितनी भी मुश्किल ही क्यों ना हो, राइट, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। अपना माइंडसेट ही ऐसा क्रिएट करो, राइट, एक वॉरियर मेंटालिटी। व्हेन आई से वॉरियर, आई मीन टू से कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ एक युद्ध करो, ऐसे हार मत जाओ। यही बात जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी ना। अर्जुन क्या हो गए थे, वो थोड़े डिप्रेस हो गए थे, थोड़ा ऐसा हो गया था उनको कि यार ये सारे लोग जो हैं वो मेरे ही रिश्तेदार हैं, ये वो, क्यों हम युद्ध करें, ये वो एक्सेट्रा। फिर कृष्ण ने उनको क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए आपको अपना कर्म करना है, और वो सारे चैलेंजेस से फिर बाहर निकलते हैं। यू नो द स्टोरी ऑफ भागवत गीता। तो वी नीड टू अप्लाई द सेम थिंग इन आवर लाइफ। चाहे कोई भी धर्म आप फॉलो कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, राइट, बट मेक श्योर कि कभी भी ऐसी चीज़ें मत सोचना कि अब मुझसे नहीं होगा, क्या होगा। यू नेवर नो, यू नो, जब हम फेल होते हैं ना किसी चीज़ में, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर ना कर सके। आपने एक ही सपना देखा है कि आपको ये ऑफिसर बनना है, और वो आपका सपना पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म होगी। आप यहाँ पर फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी जगह पर सक्सेस आपकी राह देख रही है। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आज का ये फेलियर जो है ना, वो आने वाले सक्सेस की तरफ हमें ले जाएगा। और सक्सेस और फेलियर दोनों चीज़ें वैसे तो स्टेट ऑफ माइंड ही होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जीवन में अचीव की हैं। अचीवमेंट और सक्सेस के बीच में भी डिफरेंस होता है। अचीवमेंट का मतलब ये है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अंदर नहीं है। अगर बहुत मीन्स यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट, ये एक फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ कि यूएसए में एक मीटिंग कंडक्ट हुई, और इस मीटिंग में यूएसए के टॉप बिजनेस पीपल आए थे, राइट, टॉप एंटरप्रेन्योर्स आए थे, टॉप इन द वर्ल्ड, लाइक यूएसए के टॉप, दे आर लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे 50 लोग थे और उनके सामने स्टूडेंट्स थे, और जब उनको पूछा गया कि क्या आपने जीवन में जो अचीव करना था वो कर लिया, उन्होंने कहा जो अचीव करना था उससे बहुत ज़्यादा हमने अचीव कर लिया। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछा गया, क्या आप सक्सेसफुल हैं, ऐसा आप अपने आप को मानते हैं? तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम सक्सेसफुल हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें, बिलियनर्स थे, तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। तो अचीवमेंट और सक्सेस के बीच में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि सक्सेस जो है उसमें आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, आपको एक संतोष होता है मन के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए और फिर भी आपको लगे कि नहीं यार मैं जॉइंट सेक्रेटरी कब बनूंगा, मैं ये कब बनूंगा, वो कब बनूंगा, तो ये तो जीवन हमेशा इसी प्रकार से चला जाएगा, और एक समय आएगा जब जीवन नहीं रहेगा, और फिर अफसोस ही पूरा जीवन आप मुड़कर देखोगे तो लगेगा कि यार जीवन को एंजॉय ही नहीं किया, हमेशा हमने अफसोस ही किया है। तो दिस इज़ अ थिंग। तो फेलियर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ वो ये टेम्पररी होती हैं, ट्रस्ट मी। शायद आज आपको लगे कि सर मोटिवेशनल बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप अपने पेरेंट्स को पूछिएगा, राइट, उनके जीवन में कितने सारे फेलियर्स आए होंगे, कितने सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होंगे, तो क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया? क्या वो ऐसे डिप्रेसिंग थॉट्स जो हैं वो करने लगे? नहीं। वी हैव टू स्टैंड। और यही चीज़ है, अगर आप, वही तो वक्त होता है ना, अच्छे समय के अंदर थोड़ा कोई आपको हिम्मत दिखानी है। जब समय आपका साथ ना दे रहा हो, जब सारे चैलेंजेस से आप घिरे हुए हो, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, और तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है और कितना साहस है। थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीनानगढ़ी। मीनानगढ़ी द हिंदू का ये आर्टिकल है। मीनानगढ़ी केरला की एक जगह है। तो इंडिया जो है वो ऑफ कोर्स कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है, 2070 का हमारा गोल है। और हम जो पंचामृत COP26 में जो क्लाइमेट समिट हुई थी ग्लासगो 2021 में, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पंचामृत की बात बताई थी। पंचामृत क्या है बताइए मुझे, उसके 5 पॉइंट्स क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, रिसर्च कर लीजिएगा। तो इसमें, इस आर्टिकल में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ग्राम पंचायत और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और लोकल एक्शन, लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट होगा, तब जाकर एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा। वी ऑल नो, हमारे किसान जो हैं वो रेनफॉल और टेम्परेचर में जो अप्स डाउन्स हुए हैं, तो इसकी वजह से उनका लाइवलीहुड, रूरल हाउस होल्ड की बात करें तो लाखों करोड़ों ऐसे घर हैं जिनका जीवन जो है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। और इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है 2008, तो उसमें भी यही प्रायोरिटी एरियाज़ में यही है कि नेशनल और स्टेट लेवल पर
कोऑर्डिनेशन की बात है, लेकिन अब हमें उसको और एक लेवल नीचे ले जाना है, ग्रास रूट लेवल तक ले जाने की ज़रूरत है। तो मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत केरला की है, वयनाड डिस्ट्रिक्ट में, और 2016 में ये क्या इन्होंने पंचायत जो है मीनानगढ़ी की, तो उन्होंने कार्बन न्यूट्रल मीनानगढ़ी तो एक प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने तय किया, और फिर मीनानगढ़ी जो है उसको कार्बन न्यूट्रल बनाने की एक ड्राइव जो है उन्होंने स्टार्ट की, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए, और ट्री बैंकिंग वाली एक स्कीम निकाली। ट्री बैंकिंग में ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए और फिर आपको इंटरेस्ट लोन्स जो है वो चाहिए तो मिलेगी। तो बहुत ही रिवॉर्ड भी मिले लोगों को कि आप कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो फिर आपको रिवॉर्ड भी मिले, तो इससे लोग जो हैं वो अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, साइंस ये कहता है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स कि अगर हमें रिवॉर्ड मिलेगा तो वो चीज़ हम करेंगे। दैट्स हाउ आवर ब्रेन इज, दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। इसी प्रकार से अगर आपको कोई बेनिफिट होगा तो फिर वो चीज़ बार बार आप करेंगे, आपको मज़ा आएगा तो वो चीज़ आप बार बार करेंगे, इज़न्ट इट। तो यही चीज़ यहाँ पर की गई, ट्री बैंकिंग। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए तो प्लांट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स आप लगाइए। और इंटरेस्टिंगली ऐसा हुआ कि 1,58,816 ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट किए गए, और इनको जियो टैग भी किया गया ताकि इनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सके। जम्मू एंड कश्मीर में पाली ग्राम पंचायत जो हैं उन्होंने भी एनर्जी के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए एलईडी बल्ब्स और ये सारी चीज़ें, फिर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक को अबैंडन करना, प्लांटेशन को प्रमोट करना, वाटर कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें, बायोगैस प्लांट और सोलर पैनल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई। इसी के साथ साथ जो सिचीवाल ग्राम पंचायत है, तो काली बेन रिवर जो है तो ये फिर से रीजुविनेट हो गई जब लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें मीन्स इन्वॉल्व हुए लोग इसमें, तो एक नदी जो है उसको फिर से रीजुविनेट किया गया। तमिलनाडु में भी एक ओनानथुराई पंचायत है, तो इनका खुद का 350 किलोवाट का विंड मिल है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हैं, केरला के दूसरी जगहों का भी एग्जाम्पल हैं। तो वी नीड टू एम्पावर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें भी क्लीन एंड ग्रीन विलेज की बात है, और पंचायती राज जो है वो भी क्लीन एंड ग्रीन विलेज की बात कर रहा है। तो हमारे देश में कुछ 1,09,135 ग्राम पंचायत हैं जिन्होंने अपने पंचायत के लिए क्लीन एंड ग्रीन विलेज जो है इसको प्रायोरिटी दी है, और इसका फोकस एरिया है 2022-23। तो ग्रास रूट लेवल पर हमें बदलाव करने की ज़रूरत है इफ़ वी वांट टू अरेस्ट दिस क्लाइमेट चेंज। पर्शियन प्लेइंग फील्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। ईरानियन फुटबॉलर्स जो हैं उन्होंने वर्ल्ड कप में एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया, और ईरान में प्रोटेस्ट एक लंबे समय से चल रहे हैं। हमें पता है कि जो एक महिला थी तो उसको टॉर्चर किया गया, और उसके बाद वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे। 400 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ऐसा लग रहा है कि लोगों के खून की प्यासी हो गई हैं। 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसको ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके बाद पहली बार इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो हमें ईरान में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। ईरान में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, पिछले एक दशक में दोस्तों ये 1135% इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि हर साल चीज़ें जो हैं वो 100% उसकी प्राइस बढ़ जाती है। लेट्स से कि दूध की एक बैग है तो उसकी कीमत अगर आज 20 रुपये है तो नेक्स्ट ईयर उसकी कीमत हो जाएगी 40 रुपये, उसके नेक्स्ट ईयर इसकी कीमत हो जाएगी 80। तो ऐसा आप देखेंगे तो 10 साल के अंदर ये कितनी ज़्यादा हो जाएगी, जस्ट इमेजिन। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग ऑन सिंस लास्ट 1 डेकेड। और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी काफ़ी ड्रॉप हो गया है, और ईरान अपना ऑयल ओपनली नहीं बेच पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस एंड थिंग्स एंड जियोपॉलिटिक्स, और ये सारी चीज़ों की वजह से फिर लोग जो हैं वो फिर प्रोटेस्ट पर आ गए। तो ये एक टिपिंग पॉइंट था कि कैसी चीज़ हुई, उसकी वजह से फिर लोग जो हैं वो सारा गुस्सा जो है वो अब निकाल रहे हैं। लेकिन ईरान जो है वेस्ट एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, और ये अगर कोलैप्स हुआ तो पूरे रीजन के लिए एक दुखद बात होगी है। इसी के साथ चाइना के साथ ईरान के रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। ईरान जो है वो सही दिशा में जा रहा था, इन द सेंस जो ये JCPOA यानी कि जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई तो ये बराबर थी, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। लेकिन फिर ये बाराक ओबामा जो हैं उनकी सेकंड टर्म ख़त्म हुई, और उसके बाद आए मिस्टर ट्रंप, और मिस्टर ट्रंप ने इतना ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर ईरान पर लगाया। तो ईरान के जो सॉफ्ट पॉलिटिशियंस थे वहाँ पर क्या है कि एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स हैं,
कट्टरवादी, और दूसरे जो हैं वो मॉडरेट्स थे। तो मॉडरेट्स जो हैं वो रूलिंग पार्टी थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इतना प्रेशर क्रिएट हुआ, उन पर सैंक्शंस लगाए गए, ये वो, फिर न्यूक्लियर डील को रिजेक्ट कर दिया यूएसए ने। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर हुआ क्या कि उनकी जो अपोजिशन पार्टी थी, जो कट्टर लोग थे, वो फिर सत्ता में आ गए। कि वहाँ के लोग ये कहने लगे कि मॉडरेशन से कुछ नहीं होगा, हमें एग्रेशन करना पड़ेगा। फिर एग्रेशन आया और इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो ईरान के लिए हो गए। तो ईरान जो है वो कोलैप्स ना हो, ये भारत के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स ईरान में एक बदलाव आए, एक पॉजिटिव बदलाव आए, वो भी भारत के लिए अच्छा होगा। लेकिन ईरान की ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि ईरान पूरा बर्बाद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स भी, हमारा जो चाबहार का पोर्ट हमने डेवलप किया, उसके माध्यम से हम अफ़गानिस्तान और नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है, उसके लिए भी चाबहार और बंदर आवास पोर्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रियलिटी चेक, इट्स नॉट रियलिटी, इट्स रियलिटी यानी कि प्रॉपर्टीज़ और रियल एस्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंतल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक नोटिस इश्यू की है। ये एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, और गुरुग्राम की जो चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी हैं, तो उनके रेसिडेंट्स ने ये एक पिटीशन फाइल की कि उनका जो टावर डी है, तो ये पार्शियल कोलैप्स हो गया इसका, और इसमें 2 महिलाओं की फरवरी में मृत्यु हो गई। और पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने ऑफकोर्स कॉम्पनसेशन मांगा है, और कहा है कि ये प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जाए। इसी के साथ साथ दे हैव आल्सो चैलेंज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ देयर फ्लैट्स, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उनके फ्लैट का वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाला, इसको चैलेंज किया। और इसके साथ साथ जो डिप्यूटी कमिश्नर है, उन्होंने ये कहा है कि जो टावर डी होम ओनर्स हैं, तो 60 डेज़ के अंदर नेगोशिएशंस खत्म हो जाए और बिल्डर्स जो हैं वो उनको कॉम्पनसेट कर दें। नाउ द थिंग इज़ कि अब सोचिए कि इस चीज़ के लिए ये लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये मैटर जो है वो रेरा को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत थी। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है, इसको एनेक्ट किया गया, ताकि रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको प्रमोट किया जा सके, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट किया जा सके, और इसी के साथ साथ कंज्यूमर्स जो हैं उसका हित जो है वो सुरक्षित किया जा सके। तो ये जो एक्ट है, ये रेरा को एक एडजुडिकेटिंग पावर्स देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया बिल्डर और ओनर्स के बीच में, फ्लैट ओनर्स के बीच में या फिर बायर्स के बीच में, तो फिर एक स्पीडी रेजोल्यूशन इसका आ जाए। एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। और अलग अलग राज्यों ने ये रेरा जो हैं वो भी नोटिफाई किया है, लेकिन आज भी पेपर पर ही सारी चीज़ें चलती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस व्यक्ति को होता है कि जो अभी एक फ्लैट में रह रहा है, वो उसका रेंट पे कर रहा है, फिर एक बिल्डिंग बन रही है तो उसने वो ख़रीद लिया है, और उसकी लोन जो है उसके EMI वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये रेंट भी दे रहा है, EMI भी दे रहा है, और फिर पता चलता है कि इसको कभी घर नहीं मिलेगा, घर मिलेगा तो वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग। एक परिवार जो है, मिडिल क्लास परिवार, वो पूरा बर्बाद हो जाता है इसमें। और गुरुग्राम, चंडीगढ़, मोहाली, ऐसी जगहों पर लोग 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट खरीद रहे हैं। वो क्यों खरीद रहे हैं? वो उनको बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए, हैसल फ्री जीने के लिए वो फ्लैट खरीदते हैं, और उसके बाद उनके साथ चीटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वी नीड ये रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा और ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आज भी बिल्डर लॉबी जो है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी, बहुत सारे पैसे हैं, तो दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। हर जगह पर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें सभी को बैलेंस, विन विन सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करनी है। रेरा को बनाने के बाद भी अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो फिर रेरा बनाने का क्या फ़ायदा? तो रेरा का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, वही सभी के हित में होगा, खास करके जो फ्लैट्स खरीदते हैं, जो बायर्स हैं उनके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उनको ही होती है। क्राइम इज़ क्राइम, पायोनियर का आर्टिकल है। श्रद्धा वॉल्कर का जो मर्डर हुआ, आई एम श्योर ये आपको पता होगा, एक बहुत ही मीडिया में काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन हुई, और अब तो डिस्कशन ये भी हो रही है कि अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें, कि शादी के बिना उनके साथ रह रहे हो। और जो मर्डरर है उसका नाम है आफ्ताब अमीन पुणे वाला। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं उनको ऐसे ही अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के ऐसे भी ओपिनियंस होंगे, अब हम उनको
कोशिश भी करे तो भी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी है उनकी। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स जो कहते हैं वही सही है, मीन्स आई एग्री, राइट। पेरेंट्स कभी भी हमारे बारे में कोई गलत चीज़ जो है वो नहीं सोचेंगे, इट्स मीन्स उनका प्यार ही इतना होता है। लेकिन कुछ जगहों पर पेरेंट्स की भी गलती होती है, कुछ जगहों पर, सभी जगहों पर नहीं, ज़्यादातर केसेस में तो पेरेंट्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा अनुभवी, हमारे पास शायद इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी लेकिन अनुभव जो है वो हमारे पेरेंट्स के पास ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर ट्रेडिशनल रिजिडिटीज़, कोएक्स और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि खास करके मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक लड़की की शादी हो गई और फिर ससुराल में उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। फिर वो जब घर पर कंप्लेन करती है तो वहाँ से, अपने घर से, यानी कि अपने मदर फादर को कहती है तो कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुओं को जला दिया जाता है, मार डाला जाता है। ये ऐसे केसेस भी हम देखते हैं। तो पेरेंट्स को भी ऐसी चीज़, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोई भी रिलेशनशिप जो हैं, ऐसे रिलेशनशिप में फिज़िकल वायलेंस, टॉर्चर, एब्यूज़, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हैं। और अगर हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और फिर हम उनको डिसीजन भी नहीं लेने दे रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओके। यू नो व्हाट आई मीन, कि भाई वो खुद अपना डिसीजन जो है, ख़ास करके एक एज के बाद तो वो खुद वो भी दुनिया देखते हैं, उनको भी पता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां गलीबल हैं, गलीबल यानी कि बहुत ही, आप उनको कुछ भी कहोगे वो मान लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। लेकिन फिर इतना वो एजुकेटेड हैं, सारी चीज़ें, उनको जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो दे आर वेरी वेल अवेयर कि भाई अगर कुछ होगा, मीन्स लेट्स से कि कोई उनको किसी के साथ प्यार है और फिर उन्होंने शादी की, तो अगर फ्यूचर में अगर डिवोर्स हो जाता है तो दोनों को एक दूसरे के साथ अब जीना नहीं है और डिवोर्स हो जाता है तो दैट्स देयर चॉइस। ये दो लोगों की चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में अब सब कोई डिवोर्स ही कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। और दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो इट इज़ बेटर कि वो डिवोर्स ले लें, क्योंकि फिर दोनों के लिए जीवन जो है वो काफ़ी दुखद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, इसने इससे पहले भी ये जो लड़की हैं तो उस पर हाथ उठाया था, उसको मारा था। तो यहाँ पर इस लड़की की गलती ये हो गई कि उसने रिपोर्ट नहीं किया या फिर उससे अलग नहीं हो गई। देखिए, हम उसके डिसीजन जो हैं उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि श्रद्धा का जो डिसीजन था इस व्यक्ति के साथ फिर भी कंटिन्यू करना, दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। लेकिन उसका जो डिसीजन लेने का अधिकार है उस पर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते, समझे ना आप। वी कैन क्वेश्चन द साउंडनेस ऑफ आवर डिसीजंस। डिसीजंस जो हैं वो लोगों के सही गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को डिसीजन लेने का भी अधिकार नहीं है, वो हम सब का अधिकार है। बट एनीवे, एट द एंड ऑफ द डे क्राइम इज़ क्राइम। अब यहाँ पर लव जिहाद और ये सारी चीज़ों की बातें हो रही हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट ऑल्सो, राइट। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे और फिर रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही टॉक्सिक हो गया। अब इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है फॉर श्योर। इससे पहले हमारे देश के कुछ दूसरे जगहों से भी इस प्रकार के केस हमें देखने को मिले हैं। हर जगह पर इस प्रकार के केस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, इतने ज़्यादा नहीं लेकिन कई बार ऐसे केसेस और लव अफेयर्स में इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, विच इज़ वेरी वेरी सैड थिंग। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर भी यही समझना है कि दिस इज़ अ रियलिटी, यू नो। अब थोड़ी ये आपको मॉडर्न बात लगे, थोड़ा ऐसा लगे, बट दिस इज़ अ रियलिटी कि अगर एक व्यक्ति के साथ आप आज खुश हैं, कल ऐसी चीज़, ऐसे पॉइंट पर आ गए कि अब साथ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि आप हैंड शेक करके अच्छी तरीके से मैच्योरली अलग हो जाए, रादर दैन कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाए। दैट इज़ नॉट हेल्थी एट ऑल। बट उस समय पर लोगों को कौन समझाए, वो एक हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई कैन से, यू नो। फिर हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से ऐसी सिचुएशन में बिहेव करता है, बट आई एम श्योर अगर फैमिली का सपोर्ट और प्यार है, उनको पता है कि देयर इज़ अ सेफ्टी नेट, राइट, तो फिर चीज़ें कुछ अलग प्रकार की हो सकती हैं। बट दैट्स द मेन पॉइंट हियर, कि the most important point here in this article is this: okay, we can question the soundness of her decisions, not her right to make decisions.
पोल ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने दुख व्यक्त किया है कि जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है और इसको गवर्न करने का कोई लॉ नहीं है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि जो सीईसी हैं वो भी एक उनके पास भी उतने खास कोई पावर्स जो हैं वो पिछले 2 दशक में अगर हम देखें तो नहीं रहे हैं। यूपीए की जो टेन्योर थी तो उसमें 6 सीईसीज थे और एनडीए की जो टेन्योर है 2014 से लेकर अभी तक तो टोटल 8 ऐसे सीईसीज जो हैं वो आ जा चुके हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 to 4 है वो क्या कहता है, इट पर्टेन्स टू दिस, ये इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें कोई मेंशन नहीं है कि जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और उनकी सर्विस की कंडीशंस जो हैं वो भी आर्टिकल 3 to 4 नहीं कहता है। 1991 में इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट को एनेक्ट किया गया, यह 1991 में। और इसमें क्या है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं तो उनकी जो टेन्योर है वो 6 साल की, उनको निकालने की जो प्रोसेस है वो हैं, लेकिन उनकी जो टेन्योर होती है वो 6 साल की होती है, या फिर जब वो व्यक्ति जो है वो 65 ईयर्स का ना हो जाए। लेट्स से कोई एक व्यक्ति जो है वो 63 ईयर्स के हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने या फिर इलेक्शन कमिश्नर बने तो 65 तक उनकी जॉब चलेगी, उसके बाद ही और शी हैज़ टू रिटायर। अब अलग अलग गवर्नमेंट्स ने क्या चाहिए, 6 साल की टेन्योर इस एक्ट में दी गई है, लेकिन 1-2 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चेंज कर लेती है। और टीएन शेषान जो हैं वो 1990 से 1996 उन्होंने अपनी पूरी टेन्योर जो है, पूरा टर्म जो है उन्होंने फिनिश किया। उसके बाद एक भी ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है जिन्होंने अपनी टेन्योर कंप्लीट की हो। तो सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ को लेकर जो है वो थोड़ी बहुत चिंतित हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत है और इतने पावरफुल होने चाहिए सीईसी और ईसी कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल का भी कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी एक्शंस ले सके। लेकिन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पर्दे के पीछे होती हैं, राइट, ओपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। और जैसे कॉलेजियम सिस्टम में कैसे ओपेसिटी, वैसे ही ओपेसिटी यहाँ पर सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स को उनका नाम जो है वो इसी प्रकार से फाइनलाइज किया जाता है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ही डिसाइड करती है कि कौन से आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। अमेरिकन सिस्टम अलग है। अमेरिकन सिस्टम में क्या है कि पब्लिक हियरिंग होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर दूसरे जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए पब्लिक हियरिंग्स होती हैं। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पावर कंडीशनल है कि उनको जो सेनेट एडवाइस और कंसेंट देगा उसी पर फिर वो नाम फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो हम भी यहाँ पर कर सकते हैं ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं और जो ऐसे एफिशिएंट और इफेक्टिव लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे। वी नीड राइट पर्सन at a right job with a right pay at a right time. That's how it should be, isn't it? And that's basically everything in today's discussion. आज हमने बहुत सारे कितने 6 आर्टिकल्स डिस्कस किए and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.